नमस्कार, क्रॉसचेक पॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि ले देकर अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। हम साहिर साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हम ज़िंदगी को अपनी नज़र से देखें, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिल पाते हैं जो ज़िंदगी को, दुनिया को अपनी नज़र से देखते हैं और इतना तजुर्बा जमा कर पाते हैं। कारण है कि लोगों पर अलग अलग चश्मे लग जाते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं के चश्मे, जाति धर्म के चश्मे, क्षेत्रीय पहचान के चश्मे, भाषा के चश्मे। अब तक हमने जिन लोगों के पॉडकास्ट किए हैं उनमें से ज़्यादातर राजनीतिक लोग थे, लिहाजा उन पर राजनीतिक विचारधाराओं के चश्मे लगे हुए थे। लेकिन आज के पॉडकास्ट के हमारे जो खास मेहमान हैं उनका एक नज़रिया है, उनकी एक नज़र है। वो अपने नज़रिए से पूरी दुनिया को देखते हैं। ये नागौर के रहने वाले डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी हैं। पेशे से इन्हें एक इंजीनियर कह सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के कई किरदारों को ये एक साथ जीते हैं। सफल व्यापारी कह सकते हैं, एक बड़े न्यूज़ चैनल के मालिक हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं तो अच्छी बातें कर लेते हैं। कुल मिलाकर कहूँ कि एक वैचारिक शख्सियत है। तो आज डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के साथ में हम पॉडकास्ट में खूब सारी बातचीत करेंगे। स्वागत करिए हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी का। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार लोकेंद्र जी। तो आपके शो में आए, बड़ा अच्छा लग रहा है। जी सर। चश्मा तो आप पे भी लगा है सर, नज़र का है या नज़रिए का? ये तो खैर नज़र का ही है और क्लास 6 में ही लग गया था। क्लास 6 बहुत जल्दी। और आपने मुझे डॉक्टर कह के संबोधित किया। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा। और बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग करी है। ओके। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं आगे चल के कुछ पीएचडी करके डॉक्टर की पदवी लूँ। अच्छा, अभी आप डॉक्टर नहीं हैं, तो ये थोड़ा सा फ्लो में मतलब हमारे साथ में एक मैं रिकॉल किया था डॉक्टर सहदेव चौधरी, मेरे पिताजी, जो कि आपके फादर हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो दर्शकों को मैं बता दूं कि जो वीरेंद्र जी हैं ये डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर होना चाहते हैं। और क्या क्या होना चाहते हैं डॉक्टर साहब वीरेंद्र जी आप जिंदगी में? नहीं, कुछ नहीं। जो ज़िंदगी की धारा है मैं उससे संतुष्ट हूँ और बहुत ही जीवन में मुझे बहुत कुछ मिला करने को। और इन सब को जब मैं देखता हूँ और पिताजी की प्रेरणा जो मुझे मिलती रहती है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लगातार हर विषय के ऊपर उनसे प्रेरणा मिलती है। जीवन का जो उद्देश्य है वो बहुत सिंपल है कि बहुत साधारण तरीके से अपनी चीज़ों को करो, लोगों के काम आ सको। लोगों के लिए कोई अगर आप काम करते हो उसके अंदर और बढ़िया कैसे कर सकते हो। ये बाकी आप कुछ भी करो उसमें कोई वो नहीं है। मतलब बताइए डॉक्टर सहदेव जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। एक बहुत उनके बारे में सुना है मैंने, सोशल वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अपने ज़माने के पढ़े लिखे लोगों में गिने जाते थे। आज भी एक्टिव हैं ग्राउंड पे पूरी तरीके से। तो पिताजी जो है देखिए, पिताजी और 4 भाई और 2 बहनें थी और पिताजी उनमें से 5वें नंबर पे थे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपने ये डॉक्टरी विद्या करने का निर्णय कैसे लिया? तो हमारे जो दादाजी थे भोलाराम जी, बहुत प्रोग्रेसिव सोच के फार्मर थे, समाज सेवी थे। उनका ये मानना था कि अगर शिक्षा करनी है तो इस तरह की शिक्षा लो जो समाज के काम आ सके। तो उनके सामने 2 विकल्प थे, या तो वो पढ़ लिख करके शिक्षक बने और या पढ़ लिख करके जो है डॉक्टर बने। पिताजी ने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। हॉस्टल में गए, वो डीडवाना के अंदर जो है बोर्डिंग थी वहाँ रहे और वहाँ से फिर उनका एडमिशन एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर हुआ। उन्होंने डॉक्टरी करी। डॉक्टरी करने के बाद उनके मन में हरदम एक ये ठीस रहती थी कि मैं मेरे गांव में मेरे लोग, हमारे ग्रामीण समाज के लोग, उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अपने जीवन काल के अंदर जब वो सेवा में थे, राजकीय सेवा में, तब भी उनका हर पल इस सोच में रहता था और वो काम करते थे। लोगों की किसी भी तरह की मदद हो सकती है, वो मदद करते थे। उन्होंने 1994 में वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद भी एक सोच थी कि जो गांव में लोग हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। उसी सोच पे उन्होंने वापस खेती में अपनी रुचि जागृत करी। खेती में बहुत बढ़िया काम किया। लोगों के लिए नई योजनाएं उन्होंने प्रदर्शित करके दिखाई कि
कि कैसे हम लोग इस क्षेत्र में भी खेती बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और एक बहुत प्रोग्रेसिव किसान के रूप में अपने आप को ज़िले में स्थापित किया। और उसके साथ साथ सामाजिक स्तर पर उनका ये मानना था कि जीवन के अंदर शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। हम परिवार में हम 3 भाई हैं, तीनों की शिक्षा को लेकर के वो हरदम इस बात को लेकर के हम लोगों को प्रेरणा देते थे, कोई पढ़ाई लिखाई करो, पहला काम ये है कि पढ़ो। और उसी का नतीजा है कि तीनों भाई बहुत अच्छे पढ़ लिख करके हम आज की तारीख में अपने अपने काम कर रहे हैं। सामाजिक सोच में उनका ये ज़रूर रहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव में बैठे आदमी का हम अगर उसको यहाँ शहर में आकर के उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए जीने का कोई मतलब नहीं। ठीक बात। और आज भी जब बात होती है तो उनकी पहली चिंता यही होती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, किस तरीके से अपने प्रभाव का, अपने व्यापार का इस्तेमाल करके और जो आपके जो लोग पीछे बैठे हैं उनकी मदद करो। ठीक बात। उसी कड़ी में हम लोग शिक्षा के अंदर आए, शिक्षा के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली आपने बताया एजुकेशन को लेके जो डॉक्टर सहदेव चौधरी हैं और शुरू से ही बहुत ज़्यादा उनका था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई अपने समाज के बीच में होनी चाहिए। और आप सोचिए कि शायद आप 55 साल उम्र है आपकी और 56 साल ऑस्ट्रेलिया आपको पढ़ने के लिए भेजा। बिल्कुल। सोचिए आपकी नागौर में 55 साल पहले पैदा होने वाला एक लड़का और ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा है। आप एमटेक करने के लिए गए थे? बिल्कुल। तो बताइए ना वो थोड़ा। ये भी देखिए, ये भी उन्हीं का ही था। उनका जीवन के अंदर बहुत से मौके आएंगे। आपने इंजीनियरिंग कर ली, मैं इंजीनियरिंग करके लेक्चरर लगा था दिल्ली में। और लेक्चरर अच्छा, इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? मैंने इंजीनियरिंग करी थी अमरावती यूनिवर्सिटी से, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। और फिर मैं लेक्चरर लगा दिल्ली के अंदर। तो जब भी मैं घर आता था तो उनका हरदम ये रहता था कि भी आप आगे पढ़ाई का सोचो, ठीक है ग्रेजुएशन कर लिया है पर इससे आगे जाके कुछ पढ़ो। और उन दिनों मैंने अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने कहा जी मेरा एडमिशन हो गया है। और मैं तो वो बहुत मतलब ये समझिए कि उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं बहुत अच्छा हुआ और किसी भी तरह का जो सपोर्ट है आर्थिक रूप से और कोई भी तो वो हम करेंगे पर तुम जाओ। और वो चाहते थे कि भी हम लोग आगे जाके अपनी पढ़ाई करें। और उसी के परिणाम स्वरूप मेरे सबसे छोटे ब्रदर हैं, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी, फिर उन्होंने एमटेक की और वो फिर यूएस गए। और ये अब इस बात को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वहाँ पढ़ के बाद भी हम लोग वापस आए, नागौर आए, गाँव आए। मैं दिल्ली आया। अच्छा। दिल्ली आके मैंने सर्विस की, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में 2 साल नौकरी की और फिर हम नागौर आ गए। और नागौर से फिर हम लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया और व्यवसाय के साथ साथ जो सामाजिक सरोकार थे वो पूरे करते रहे। और उसी दौरान हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी सामाजिक स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर भी इन्वॉल्व हो गए। वीरेंद्र जी, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है आपने, एमटेक किया है, बहुत प्रोफेशनल डिग्री है। बातें आप इंजीनियर जैसी नहीं करते, बातें आप इस तरह की करते हैं कि कोई विचारक, कोई सोशल रिफॉर्मर या फिर कोई अलग तरह का आदमी जो लगातार जिसने सोसाइटी में काम किया है। इंजीनियर इस तरह की बातें नहीं करते। तो ये जो आपकी अप्रोच है ये अचानक से बदली है या फिर शुरू से ही आप इस देखो शुरू से अगर आप इस अप्रोच के साथ में चलते हैं तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि इंजीनियरिंग तो नहीं कर पाते कम से कम। तो ये जो चेंज आपकी पर्सनैलिटी में आया है इसका राज क्या है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिताजी के सामने 2 विकल्प थे कि या तो शिक्षक बनना है या फिर आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी है, मेरे सामने भी 2 ही विकल्प थे। या तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है या जो है मेडिकल की। और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को चूज़ किया। मन के ये जो इंजीनियरिंग वाली बात नहीं, इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन है और मेरा आज भी जो थॉट प्रोसेस है वो इंजीनियरिंग की तरह ही चलता है। पर जो जहाँ तक बात सामाजिक उत्थान की, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के संबंध में जो विचार है उनकी या शिक्षा से संबंधित, वो सब मैंने मेरे पिताजी से ग्रहण करी। मैं बहुत क्लोजली पिताजी को जब देखता हूँ तो उनके मनोभाव में, उन्होंने डॉक्टरी जरूर की थी पर उनके मनोभाव में हरदम सेवा भाव जो है वो प्राथमिकता रहा। और वो हरदम इस बात को ही आगे रखते थे कि अपन किसी के काम आए।
तो आज हम लोग भी जो काम कर रहे हैं उसमें ये भाव सर्वप्रथम है कि आप चाहे इंजीनियरिंग करके व्यवसाय कर लो, नौकरी कर लो, पर आपका जो मनोभाव है, जो मन के अंदर आपके विचार हैं, वो सेवा के ही रहने चाहिए। मैंने सुना गांधी को बहुत पढ़ते हैं आप, गांधी को बहुत समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से बात को शुरू करूंगा और दूसरी तरफ मैं रखता हूं जो महात्मा गांधी की पहली विदेश यात्रा थी जब वो बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन जाते हैं। कुछ कंडीशंस थी, रामचंद्र गुहा ने बहुत विस्तार से लिखा है और गांधी ने भी अपनी इस विदेश यात्रा के बारे में 20 पेज की एक डायरी लिखी थी कि गांधी जिस जहाज़ से बॉम्बे से गए थे उसका नाम था एस क्लाइड। तो 19 साल उनकी उम्र थी, उन्होंने अपना जो 19वां जन्मदिन है वो भी जहाज़ में ही मनाया। ब्रिटेन उस टाइम पे जाना पढ़ने लिखने के लिए भारतीय समाज में ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गांधी अपनी माँ को 3 प्रॉमिस करके गए थे, उनकी माँ ने उनसे 3 प्रॉमिस लिए थे कि एक तो वो शराब नहीं पिएंगे, दूसरा वो मांसाहार नहीं खाएंगे और तीसरा है कि वो किसी दूसरी स्त्री के साथ में संबंध नहीं बनाएंगे। मज़ेदार बात यह है कि इन तीनों ही चैलेंज का सामना गांधी को जहाज़ में करना पड़ा। एक उनके सहयात्री ने बताया कि जहाज़ जब सुएज नहर पार कर लेगा तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो 2 ही विकल्प है आपके पास में, या तो आप शराब पीजिए या आप मांसाहार खाइए, ठंड से बच। लेकिन उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि गांधी ने जो अपनी माँ से 3 प्रॉमिस जो किए थे वो उन्होंने लंदन में रहने के दौरान पूरे किए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके साथ में इस तरह की कौन कौन सी सिचुएशंस थी, कौन कौन से चैलेंज थे। ऑस्ट्रेलिया एक नए समाज में आप जा रहे थे, 2-3 साल वहाँ रहे होंगे। आपकी मदर से आप क्या प्रॉमिस करके गए थे, आपके फादर से आप क्या प्रॉमिस करके गए थे और वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, जो पहला प्रॉमिस था वो मेरी नानी को किया था। मेरी नानी ने ये कहा कि विदेश जा रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि मंगलवार का व्रत रखना। गजब। और विपरीत परिस्थितियाँ वहाँ थी, पर मैंने वो संकल्प जो लिया था मंगलवार का, वो पूरे 2 साल एज इट इज़ रखा। हर मंगलवार को मैं व्रत रखता था। वहाँ मंदिर मिलता था हनुमान जी का? वहाँ ये ठीक था कि वहाँ वेज नॉन वेज का कोई इशू नहीं था, क्योंकि हम लोग अपना खाना स्वयं ही बनाते थे और वो वेजिटेरियन ही होता था, तो खुद का खाना खुद बनाते थे। पर सबसे महत्वपूर्ण ये था कि आप अगर कोई संकल्प लेके जा रहे हो, उसमें अगर किसी बात पे आपने प्रॉमिस किया तो उसको फुलफिल करने का हमने प्रयास किया और कामयाब भी रहे। तो एक तो मंगलवार का व्रत, दूसरा माताजी का ये मानना था कि भाई विदेश जा कर के लोग वहीं बस जाते हैं। अच्छा। वहीं हो सकता है कोई रिश्ते कायम कर ले। तो मेरा प्रॉमिस था कि मैं वापस आऊँगा और यहीं आकर के मैं रहूँगा, और इन दोनों पे मैं कायम रहा। ये दोनों चीज़ें जो थी, मंगलवार का व्रत और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस हिंदुस्तान आना। 2 साल में वहाँ रहा, एमटेक मैंने पूरी की और पूरी करके वापस मैं हिंदुस्तान आ गया। कि और कितने चैलेंज थे? आप शायद पहली विदेश यात्रा रही होगी वो आपकी? पहली। देखिए, कहीं भी अगर आप किसी भी दूसरी धरती पर जाएंगे, विशेष तौर से विदेशी धरती पर जाएंगे और वहाँ की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती। वहाँ का मौसम हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो मौसम ही था। गर्मी भी बहुत अत्यधिक थी और सर्दियों में वहाँ बरसात होती थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में रेनी सीजन जो है वो विंटर्स में होता था, तो हमारे लिए नई चीज़ थी। फिर कभी खुद खाना नहीं बनाया था, तो अपने आप में ये चैलेंज था। और यहाँ से जाते टाइम ये ध्यान था कि अपना कुकर लेके जाना है। अच्छा। तो वो एक यूटेंसिल ज़रूर हमने पैकिंग में साथ ले लिया और वो हमारे बहुत काम आया। 2 साल चावल बनाना है तो कुकर में, दाल बनानी है तो कुकर में। कुकर जो है वो जीवन का एक बड़ा साथी बन गया था। चैलेंजेस थे। हफ्ते में जो है ये समझो कि 5 दिन यूनिवर्सिटी लगती थी, तो खाने का तो टाइम सिर्फ शाम को मिलता था, बाकी तो आप दूध, जूस, ब्रेड इससे काम चलाओ। और हफ्ते में एक दिन जो है हम लोग बाकी जो साथी थे मिल कर के और रोटी सब्जी या पूड़ी सब्जी बनाते थे। तो ये चैलेंजिंग था। तो वेदर चैलेंजिंग है, खाना एक चैलेंज था। फिर सारी जो पढ़ाई और बातचीत थी वो अंग्रेजी में थी। हमारे अंग्रेजी बोलने का तरीका थोड़ा अलग है और वहाँ का एसेंट अलग है, तो शुरू में समझने में बड़ी दिक्कत थी।
कि आप किस तरीके से वो जो बोल रहे हैं जिस विषय पर वो कैसे समझोगे। और उसके अलावा एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि एमटेक करने गए तो वहाँ सारा काम कंप्यूटर पे होता था। आपका असाइनमेंट कंप्यूटर पे मिलेगा और कंप्यूटर पे ही आप सबमिट करोगे। आज के बच्चों के लिए तो ये बहुत साधारण बात है, स्कूल में ही होता है, पर उन दिनों ऐसा था नहीं। इवन इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम लोग असाइनमेंट हाथ से लिख के सबमिट करते थे। तो वो उस वातावरण में ढलने में 3-4 महीने, फिर ये भी एक जब आप बाहर जाते हो सोचते हो कि घर पे वित्तीय बाहर कम पड़े तो आप सोचते हो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर ले, पर मेरी प्राथमिकता शिक्षा थी। मैंने कहा आपने जॉब नहीं किया? मैंने जॉब किया। जॉब का मेरा अनुभव शुरू के दिनों में ठीक नहीं था, पर उसके बाद मुझे जॉब एक ऐसा मिल गया जो हफ्ते में 18 घंटे में सैटरडे संडे को काम करता था और बाकी 5 दिन अपनी पढ़ाई करता था। और वो 18 घंटे में जो मुझे मानदेय मिलता था उससे मेरा सारा खर्चा महीने का पूरा खर्चा निकल महीने का। वहाँ वीकली सिस्टम है, आप रेंटल वीकली देते हो, आप ग्रॉसरी वीकली लेके आते हो, दूध पानी वगैरह वीकली लाते हो, आपके जो बस के टिकट्स हैं वो भी आप उसी तरीके से खरीदते हो, तो वो सफिशिएंट मिल जाता था और कुछ बचत भी हो जाती थी। ठीक बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है कि ठीक है, गांधी बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन गए, यहाँ पे फिर उन्होंने प्रैक्टिस जमाई, प्रैक्टिस उनकी जमी नहीं, लेकिन फिर उनको साउथ अफ्रीका एक मुकदमा लड़ने के लिए जाना पड़ा। आप जब एमटेक करके जब हिंदुस्तान आए, अपनी सरजमी पे आए, नागौर पहुँचे, तो आपको लगा नहीं कि एक तो वो समाज है, इतना खुला हुआ समाज, एक नागौर का समाज है ना, जहाँ पे हम अभी उस अप्रोच के साथ में सोच नहीं पा रहे हैं, एक बार के लिए नहीं लगा कि सब कुछ सेटल है वहाँ पे, प्रोफेशनली भी वहाँ एक बार जाया जाए, ऐसे विचार तो आते ही हैं कम से कम? मेरा थोड़ा सा इसमें अनुभव अलग रहा। पहली बात तो जब मैं वापस आया तो एयरपोर्ट पे मेरा सौभाग्य है कि मुझे लेने के लिए पिताजी और माताजी दोनों आए थे, और पिताजी का हर चीज़ को लेके बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई पढ़ाई कर ली है, एमटेक कर ली, अब क्या? तो मैंने कहा बहुत समय के बाद आया हूँ, तो सबसे पहले तो नागौर चलेंगे। तो खुद की जो जन्मभूमि या खुद की कर्म भूमि या खुद की जो भी है, तो आपका एक लगाव होता है उससे। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि तुम जो पढ़ाई करके आए हो उस विषय से संबंधित नागौर में कोई संभावनाएं नहीं है, तो सबसे पहले तो अपने लिए वो स्थान ढूंढो जहाँ पर तुम नौकरी कर सको और जो शिक्षा ग्रहण करी उससे संबंधित कार्य कर सको। जब नौकरी मिल जाए और जहाँ नौकरी मिले वो अगर आपको छुट्टी दे तो कुछ समय के लिए नागौर आ जाना। तो मैं एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में दिल्ली में करीब करीब ये समझ लो कि 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में मैंने अपने रिज्यूमे तैयार करके नौकरी ढूंढी और मुझे नौकरी मिल गई। उसके बाद मैं नागौर गया। तो ये नहीं था कि आप आए और आते ही सीधे नागौर चले जाओ। और जब आप दिल्ली उतर के और 10-1 दिन तक उन दिनों डीटीसी की बसों में अगर धक्के खा लो तो आप अपनी जो सोच है उसमें तुरंत ही परिवर्तन आ जाता है क्योंकि आपको पता है कि भी यथार्थ यही है, इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। दिल्ली का संघर्ष ज़्यादा था या ऑस्ट्रेलिया का संघर्ष ज़्यादा था? दोनों अलग अलग थे। वहाँ जो संघर्ष था वो अलग था क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप पहली बार देख रहे थे, पहली बार कर रहे थे, और एक विदेशी धरती पर वहाँ के समाज के साथ में सामंजस्य बनाना, चीज़ों को देखना, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से थी, कुछ नहीं थी। और दिल्ली एक जाना पहचानी जगह थी, मैं पहले वहाँ नौकरी कर चुका था, तो मेरे लिए दिल्ली कोई बहुत बड़े अचरज की बात नहीं थी। मुझे यूँ लगा कि ये हम लोग ये हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। डीटीसी की बस में जाना या नौकरी ढूंढना कोई, पर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क था ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ में, बहुत फ़र्क। सर मैं एक बात आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं और समाज को, देश दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं, एक बात में समानता है कि ऑस्ट्रेलिया भी वो देश है जहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया और हिंदुस्तान भी वो देश है जहाँ ब्रिटिशर्स ने रूल किया। अगर सामाजिक तौर पर देखें, ऐतिहासिक तौर पर देखें तो हमारी जड़ें ज़्यादा गहरी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का आप देख लीजिए कि एक कैदियों से बसा हुआ देश है,
असल में तो कि वहाँ जब ब्लेडी कॉड आया था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन से कैदियों को भेजा जाता था सजा के तौर पर। उससे पहले ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पे था, हिंदुस्तान में था। तो हम दोनों, जो ऑस्ट्रेलिया और जो हिंदुस्तान है, दोनों देश ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं। आज जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, इतना प्रोग्रेसिव समाज है, इतनी विकसित कंट्री है, और एक तरफ हिंदुस्तान है कि हम विकासशील देश में गिने जा रहे हैं, हमारे साथ में अपनी समस्याएं हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता है किस तरह के हालात हमारे देश में हैं। क्या मतलब क्या अप्रोच रही हमारी आज़ादी के बाद में? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, ज्योग्राफिकली देखें तो छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये सोसाइटी डिफरेंस है, या फिर हमारी अप्रोच में, या फिर हमारी गवर्नमेंट का कोई फेलियर है, हमारी पॉलिसीज़ का कोई फेलियर है? इस पूरे जो बड़ा गैप है दोनों देशों के बीच में, आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है जहाँ हमें तुलना करनी चाहिए। अच्छा। वहाँ के जो लोकल लोग थे, जिनको एबोरिजिनल्स बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, आज उनका जो किसी भी तरह से भागीदारी जो है ऑस्ट्रेलिया के निर्माण में बहुत कम रह गई है। और जो लोग कन्विक्टेड थे, विशेष तौर से यूरोप के कम से कम 8-10 देशों के लोग जो वहाँ गए, वो यूरोप को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और प्रोग्रेसिव थे। और उनके लिए सबसे पहला प्रश्न था कि एक दूसरी भूमि पे जाके सरवाइव करना, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके बनिस्बत वो अपनी वहाँ पर अपने आप को कैसे स्थापित करें। तो बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी। ठीक है। हमारे, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेज़ों का राज रहा, और वो फिर जो उनकी सोच थी उन व्यवस्थाओं को यहाँ छोड़ करके चले गए। दोहन किया उन्होंने, हमारे रिसोर्सेज का दोहन किया। तो हमारे लिए जो आज़ादी के टाइम पे जो चुनौतियाँ थी, उस तरह की चुनौतियाँ ऑस्ट्रेलिया ने फेस नहीं करी। वहाँ पे शोषण नहीं किया अंग्रेज़ों ने? मुझे लगता है कि वहाँ का जो लोकल अबॉरिजिनल्स थे, उनका शोषण तो हुआ ही है, वो तो आज की तारीख में मुख्य धारा में है भी नहीं। अच्छा। तो एक तरह से राज चाहे ब्रिटिशर्स ने किया या कन्विक्टेड जो लोग आज की तारीख में वहाँ पर बड़ी संख्या में हैं, वो राज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियाँ हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए चैलेंजेस ज़्यादा थे। अच्छा। हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया की आज़ादी में कोई लोग वहाँ से संपत्ति लेके नहीं गए थे, या वहाँ का कोई किसी भी तरह का शोषण लेके गए नहीं थे, बल्कि वहीं स्थापित हो गए। बल्कि उनको तो एक और देश मिल गया जहाँ पर वो आज की तारीख में अपना खुद का शासन चला रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, उनका वहाँ अगर इतिहास में जाए तो उनका नाता कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हाँ। हमारे लिए चुनौतियाँ थी। हमारे लिए हमारा इतिहास, गौरवमय इतिहास, हमारा अतीत, हमारा कल्चर, और उन सब के बीच में ये अंग्रेजों का आंधी के 200 बीच में साल खुद का को बचा राज, पाना, पहचान को और बचा पाना। उस राज में भी उनके हिसाब से काम करना, और उन परिस्थितियों के बाद में देश का आज़ाद होना, और आज़ाद होते ही आज़ादी विभाजन के साथ आई। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी कि हमें क्या दिशा और क्या देश को किस दिशा में जाना है। मैं ये मानता हूँ कि करीब करीब 78 साल हो गए। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमने बहुत काम किए, मतलब देश बहुत आज अपन बैठ के बात कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज दुनिया के टॉप देशों में गिनती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आज स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता है। तो मैं ये मानता हूँ कि दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो अपने तरीके से कर रहे हैं, हमारी चुनौतियाँ अपनी हैं। ठीक बात है। और कितना मानते हैं कि आप 78 साल की डेमोक्रेसी में हमने हमारी चुनौतियों पर कितनी जीत हासिल कर ली है, या फिर ये चुनौतियाँ और कितने लंबे टाइम तक हमारे साथ में चलने वाली हैं? क्योंकि आपने बदलते हुए दौर को देखा है। उससे पहले आप सोचिए कि जो आदमी देश दुनिया घूमता है उससे ज़्यादा पता रहता है कि कहाँ पे रहने सा हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हो सकता है इस विषय पे आपका। देखो, मैं वैसे कोई इतिहास का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, पर जो मैं देख रहा हूँ और जो सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद भी देश ने बहुत सारी चुनौतियाँ देखी है। किसी भी देश के सामने जब समय समय पर चुनौतियाँ आती है, तो निश्चित तौर पर जिस विकास की राह पर देश चल रहा होता है, वहाँ रुकावटें आती है। हमने आज़ादी के बाद नहीं देखो तो भी पाकिस्तान के साथ करीब करीब 3 युद्ध, एक युद्ध चाइना के साथ, फिर बॉर्डर एरिया के अंदर सम डिस्टर्बेंस, और उसके बाद में हमारी बढ़ती जनसंख्या,
और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें के बावजूद भी आज हम लोग पूरे विश्व के अंदर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। और ये कह देना कि हम कितने समय तक विकासशील रहेंगे या विकसित रहेंगे, ये निर्भर करता है कि हमारी अगली पीढ़ी उसको किस तरीके से देखती है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमारा आत्मसम्मान, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारा खुद का जो कल्चर है, हमारी जो सोच है, उसके ऊपर हम कैसे कायम रहें। अभी तो हम लोग आयातित व्यवस्थाओं के ऊपर चल रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो देश के सामने करप्शन की है। इसको कैसे भी परिभाषित कर लो, पर ये चुनौती है। या तो हम मान लें और या हम न मानते हुए भी ये मान लें कि ये हमारे अंदर आ गई है। जब हम पश्चिमी देशों से किसी भी तरह का अगर किसी भी तरह की तुलना करते हैं, करप्शन सब जगह है, पर करप्शन का बहुत निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाना हमारे लिए बड़ी समस्या है। ठीक बात है। आपकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े पे फिर से वापस आते हैं। आपको दिल्ली में एक नौकरी मिल जाती है किसी प्राइवेट कंपनी में, क्या करते थे आप? ये भी इंटरेस्टिंग है। अच्छा। देखो ऐसा है कि मेरे लिए उस वक्त लक्ष्य ये था कि नौकरी होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं था कि मुझे पद क्या मिलता है और तनख्वाह क्या है। पहला लक्ष्य था कि हाथ में नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी लेने के बाद ही तो मुझे जो ये कंपनी थी, ये उस वक्त जो सबसे ज़्यादा उभरता हुआ सेक्टर था टेलीकम्युनिकेशन, और टेलीकम्युनिकेशन में भी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर मोबाइल टेलीफोनी। हमारे देश में तब लाइसेंस आए थे और ये शुरू ही हुआ था। तो उसके अंदर मुझे 7,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह के ऊपर मुझे। सर उस टाइम बहुत होते थे 7,000 रुपये? हाँ, उस टाइम बहुत यूँ लगता है, क्योंकि जब आप उच्च शिक्षा ग्रहण करके आते हो तो आपकी उम्मीद कुछ ज़्यादा ही होती है। हाँ। पर वो मैंने स्वीकार की और कुछ ही समय में, मतलब शायद अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि तो हर 3 महीने में मुझे प्रमोशन मिलता चला गया। तो पहले 3 महीने बाद प्रमोशन मिला, फिर 3 महीने बाद, और साल ख़त्म होते होते कंपनी की तरफ से मकान भी था, गाड़ी भी थी, और मेरे नीचे करीब 200 लोग काम तो इसमें फैक्टर क्या था सर? आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप ऑनेस्टली काम कर रहे थे, या फिर ये कोई फैक्टर था कि कोई यंग लड़का है जो ऑस्ट्रेलिया से एमटेक करके आया, इसे हमसे ज़्यादा आता है, ये कोई फैक्टर रहा होगा आपके साथ में? एमटेक का फैक्टर कम था। मेन फैक्टर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मेरे लिए उस टाइम खोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं 24/7 अवेलेबल था। जब आप किसी भी संस्था में अपने आप को 24 घंटे उपलब्ध रखते हो और जो भी कार्य आपको दिया हुआ है उस कार्य में आप पूरी निष्ठा के साथ में उसको पूर्ण नहीं बल्कि उसको बहुत बढ़िया तरीके से करते हो, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको एक्नॉलेज करेगी। हमारे सामने उस वक्त एक ही लक्ष्य था कि इन्होंने नौकरी दी है और मैं इनको हर बार ये प्रूव करके दूंगा कि आपने जो निर्णय किया वो सही है। और उस वक्त एमटेक दिमाग में चुनौती नहीं थी, चुनौती ये थी कि इन्होंने कार्य जो दिया उसको पूरा करना है। तो एक समय था जब मेरे पास में कंपनी के अंदर जो नेटवर्क रोल आउट होता है इसका अपने सेलुलर टेलीफोन का, तो यूपी ईस्ट, राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग मेरे पास था। और उसके अलावा मैं कंपनी का एक कंसल्टेंसी डिवीज़न थी जो नेपाल सरकार को टेलीफोनी के ऊपर कंसल्टेंसी देती थी। अच्छा। तो मैं उसका भी मेंबर था। तो हर हफ्ते मेरी विज़िट वहाँ भी होती थी। तो ये अगर हम इस पूरी चीज़ को देखते हैं तो काम की निष्ठा जरूरी है। आपको कोई भी कार्य अगर दिया जाए और आप अपनी क्षमता के अनुरूप और उससे बढ़कर के काम करते हो, ये महत्वपूर्ण है। पैसे किसको देते थे आप जो 7,000 सैलरी? 7,000 खर्च तो कर नहीं सकते आप, 7,000 बहुत होते थे सर उस टाइम पे। 7,000 बहुत तो नहीं थे, पर सफिशिएंट थे कि मेरे को मंगवाने नहीं पड़ते थे। देने की ऐसी कोई वो भी नहीं थी। मतलब कभी इस तरह की बात नहीं थी कि भी पैसे अगर तनख्वाह मिल रही है तो भेजने हैं। पर ये ज़रूर था कि दिल्ली कोई सस्ती जगह नहीं है, आपको वहाँ घर से पैसे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फिर उसके बाद में कुछ पैसा इकट्ठा भी होने लग जाता है, तो मेरे पास भी हुआ। तो बेसिकली आप क्या करोगे, कुछ गिफ्ट ले लोगे फैमिली के लिए, परिवार के लिए ले लोगे,
तो वो रहता ही है, वो हमने भी किया था। ठीक बात है। पर उस कोई टाइम ऐसी शादी की भी तो चिंता होने लग गई होगी ना आपको? नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं थी। शादी को लेकर के क्लियरिटी थी। सरिता मेरी वाइफ जो है, उनकी फैमिली और मेरी फैमिली नोन थी, अच्छा। पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं था। और मैं जब मेरी पढ़ाई कर रहा था तो वाइफ भी जो है उसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। आप पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे तब? मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो उन्होंने अपनी पीएचडी ज्वाइन करी, मैं वापस आया, उसके बाद उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की। तो उससे पहले आपके एंगेजमेंट जैसा कुछ हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया जाने से फॉर्मल पहले? एंगेजमेंट नहीं थी, बट व्यवहारिक रूप से ये था कि भी हम लोगों की सगाई होगी। लव मैरिज थी क्या सर आपकी? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज कम नॉन मैरिज थी, लव मैरिज तो नहीं। अरेंज कम नॉन मैरिज? नॉन इन द सेंस की फैमिली वाज नॉन। ओके। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में रह के फिर कैसे बात होती होगी आपकी, क्या? ऑस्ट्रेलिया में रह करके तो दो तरीके थे। हाँ। एक तो जो सबसे पुराना ट्रस्टेड तरीका था, चिट्ठी। चिट्ठी ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आती थी? हाँ आती थी। कैसे सर बताइए ना। मैं हफ्ते में एक चिट्ठी पिताजी को लिखता था। हाँ। मेरी हर हफ्ते एक चिट्ठी, और उस चिट्ठी में उस पूरे वीक में जो भी मैंने क्लास भी अटेंड करी है या हर चीज़ का विवरण लिखता था। चिट्ठी लिखने की आदत शुरू से थी, स्कूल में भी थी और जब मैं कॉलेज करने गया तब भी था। और फिर पहले साल तो नहीं, पर दूसरे साल फिर मैंने फियांसी को भी चिट्ठी लिखी। ओके। हाँ, और चिट्ठी में बेसिकली क्या होता है, आप जब दूसरी जगह होते हो तो वहाँ का व्याख्यान करते हो, डिटेल करते हो, यहाँ लाइफ कैसे जीते हैं लोग, क्या है, खान पान कैसा है, पढ़ाई कैसी है। तो चिट्ठी लिखी थी मैंने टेलीफोनिकली। फर्स्ट ईयर तो नहीं, सेकेंड ईयर में टेलीफोनिकली भी एक दो बार बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया से हाँ, वो तब तो आ गया था ना। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो फ़ोन घर पे था, पर वैसे जो है बाकी Connectivity अपने यहाँ अभी भी उस टाइम एसटीडी पीसीओ थे। कनेक्टिविटी इशू रहता मिल होगा जाती उस टाइम पे तो। कोई इशू नहीं था, मिल जाते थे। ठीक बात है। क्या मतलब वो शेर है ना सर कि मोबाइल के दौर के आशिक क्या जाने, रखते थे कलेजा खत में निकाल के। खत लिखे हैं आपने तो अपने होने वाली पत्नी को, अपनी मंगेतर को। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। अच्छा। हाँ, खत जो होते थे उनके अंदर डिटेलिंग होती थी। ओके। हाँ, डिटेलिंग इसलिए होती थी कि भाई कम से कम एक ना उत्सुकता होती है कि वहाँ क्या है ना, उठना बैठना खाना कॉलेज ये वो क्या है जीवन, मतलब वहाँ दैनिक दिनचर्या क्या है आपकी। तो नॉर्मली जो खत जाते थे वो बहुत व्यवहारिक रूप से इन सब बातों के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। इस तरह के कोई खत नहीं थे जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं। अच्छा। या कोई कहते हैं कि क्या पता क्या ही चिट्ठी में लिखते होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। मोर ऑफ इंफॉर्मेटिव होता था। ठीक बात है। उसके बाद में शादी होती है आपकी, कब, ये कब की बात है? 97 में इसी महीने में नवंबर में शादी हुई थी। और कल आपकी एनिवर्सरी भी है। 24 तारीख को 24 तारीख को आपकी एनिवर्सरी होती है। 1997। ठीक, तो कितने 28 साल 28 साल का आपका वैवाहिक जीवन कल पूर्ण हो रहा है। तो बताइए सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और जनरेशन जेड को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि 97 के बाद में जो जनरेशन होती है वो जनरेशन जेड है। तो आप बताइए कि आपका जो जीवन समर है ये कैसा रहा, वैवाहिक जीवन? मेरा वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तविक रूप से और जैन जी की आप बात कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन है जिसको हम शादी का नाम देते हैं, ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि दो व्यक्ति कैसे एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे आपस की समझ बहुत ही बढ़िया रही। आपस में हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद भी रहे, मनभेद नहीं रहे। और 28 साल के इस जीवन में मेरे हर निर्णय के साथ मेरी पत्नी खड़ी रही और सब तरह के उतार चढ़ाव में साथ रही, आज भी है। और उसी हौसले और जज्बे के साथ वो कदम से कदम मिलाती है।
खुद पीएचडी होने के बावजूद ये तय किया कि परिवार की जिम्मेदारी संभालेगी, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया, बच्चों को कभी ट्यूशन नहीं करना पड़ा, और ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। बड़ा और मैं देर से आया, जल्दी आया, कभी भी आया, मेरे लिए हरदम जो है हर तरह की व्यवस्था थी। और सर वो नाराज़ होंगे कि ड्रिंक आप करते नहीं हैं, स्मोकिंग आप करते नहीं हैं, आवारा लोगों के साथ आप बैठते नहीं हैं, तो फिर तकलीफ़ क्या होनी है बताइए। आपने तो खुद को इतना मैनेज करके रखा है ना, तो फिर देखिए तीनों ही चीज़ें बिल्कुल अलग है। सिगरेट पीना या नहीं पीना ये व्यक्तिगत निर्णय है, ठीक है ना। और बहुत सारे दाम्पत्य जीवन है जो बहुत बढ़िया चलते हैं, अगर कोई सिगरेट पीता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मेरे को नहीं अच्छी लगी, मैंने नहीं। ठीक है, ठीक है। जहाँ तक प्रश्न है कि आवारा, तो ये भी एक ऐसी परिभाषा है जो हर व्यक्ति अपनी नज़र से देखता है। हो सकता है कि जिन लोगों के साथ मैं बैठ के बात करता हूँ, कुछ को वो आवारा लगते होंगे, मुझे वो बहुत अच्छे आपको ठीक लगता है? हाँ। तो ये इससे कभी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत है कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा किस बात का है और क्यों होता है, और उसको होकर के बात तलाक तक क्यों पहुंचती है। नहीं पहुंचनी चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, साथ में चल रहे हैं, परिवार की जिम्मेदारियां साथ में उठाते हैं। घर का दायित्व संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फाइनल बात यह है सर कि आप जब शादी हुई तब इंजीनियर थे, और आज जब 28वीं सालगिरह आप शादी की मना रहे हैं, फ़िलहाल आप कहीं पे नौकरी नहीं करते बल्कि लोगों को नौकरी देते हैं। आप एक न्यूज़ चैनल के मालिक हैं, आपके दूसरे बिजनेस हैं, मतलब आप एक व्यापारी भी हैं। आप एक फाउंडेशन भी चलाते हैं जिसका नाम डॉक्टर सहदेव चौधरी फाउंडेशन है, आपके फादर के नाम पे आपने बनाया। अभी आपने एक और नया फाउंडेशन बनाया है, शायद जनपक्ष। मीडिया के क्षेत्र में आपका खूब बड़ा काम है, दूसरे आपके काम हैं। तो ये जो चेंज, अचानक से जॉब छोड़ के फिर आप एक दूसरे करेक्टर में चले गए, अब दूसरे तरीके से क्षेत्र में सक्रिय हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आया, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। देखो जॉब, वैसे मैं कभी जॉब करना नहीं चाहता था। तो परिस्थितियों अनुसार अनुभव लेने के लिए मैंने काम किया। मेरी हरदम रुचि थी कि हमारा खुद का काम हो, खुद का व्यवसाय हो, और सिर्फ एक मौके की तलाश थी। तो 97 में जब हमें महिंद्रा की डीलरशिप नागौर मिली, अच्छा, और 97 में मैं जॉब करता था, तो जैसी ही डीलरशिप मिली उसके तुरंत बाद हमने निर्णय लिया कि जॉब छोड़ देंगे। वो हमारे लिए एक पहला चैलेंज था कि किस तरीके से एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है। वो इस्टेब्लिश हुआ, फिर टाटा की डीलरशिप ली, वो भी अच्छी इस्टेब्लिश हुई, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। चैलेंजिंग ज़रूर था, पर वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। एजुकेशन में आप? एजुकेशन के अंदर जयपुर के अंदर हमने 2003 में इंजीनियरिंग कॉलेज चालू किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज? और मेरे सबसे छोटे ब्रदर हैं रविंदर, वो उस कॉलेज को देखते थे। ठीक है। और फील्ड चेंज होते गए। 2012 आते आते मीडिया में आ गए। मीडिया अपने आप में एक चैलेंजिंग फील्ड था, पर मैंने हरदम ये देखा कि काम कोई भी हो सकता है। एक तो काम छोटा नहीं होता, और एक आप अगर लगन और निष्ठा से काम करोगे तो देर सवेरे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। और ये सब करते करते ज़रूर इस बात का ध्यान था कि समाज के अंदर आपका एक सामाजिक दायित्व है, और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके सहयोग की ज़रूरत है। तो हमने व्यापार करते हुए हरदम ये इंश्योर किया कि इन सब इस तरह की संस्थाओं को किसी न किसी रूप से सपोर्ट करें। और इसी दौरान जो है शिक्षा के प्रति लगाव, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चियाँ हैं उनकी शिक्षा के प्रति लगाव, और आज की तारीख में हम लोग इन सब चीज़ों को बखूबी कर रहे हैं। अब फाउंडेशन के माध्यम से जो मेन उद्देश्य है वो ये कि क्या हम ग्रामोत्थान कर सकते हैं, क्या हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों के लिए गांधी का कितना बड़ा दर्शन है ग्रामोत्थान पे, गांवों के विकास पर। ज़रूरत है सर देश को। गांधी, देखो मैं फिर बता दूं, गांधी जी जो थे वो
वो एक लिविंग लीजेंड थे और उन्होंने जो काम किए और जो देश की आज़ादी से लेके आज़ादी तक जो एक्सपेरिमेंट्स किए, अगर हम उनका सही मायने में अनुसरण करते तो हमारे गाँवों की दशा बहुत बढ़िया होती। उनका हरदम ये मानना था और जो उन्होंने करके भी दिखाया, एक तो सेल्फ रिलायबिलिटी बहुत ज़रूरी थी, मतलब आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भरता, कि हम कैसे खुद एक परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण रूप से विकसित हो सकते हैं। ग्रामोत्थान में सबसे बड़ी जो चीज़ थी, जो आज अब जब हम देखते हैं मिसिंग है, वो ये है कि क्या ग्राम अपने आप में एक इकाई बन के और आर्थिक रूप से संपन्न हो सकती है क्या? ये हमारे लिए आज भी एक बड़ा चैलेंज है, जबकि गांधी जी का ये मानना था कि ये संभव है। फिर उसके साथ साथ में जो उनके जो विचार थे, उन विचारों के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व था कि हम शिक्षा के माध्यम से और शिक्षा के साथ साथ जो स्किल एम्पावरमेंट है उसके माध्यम से कैसे रोजगार कर सकते हैं। तो गांधी दर्शन तो हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि एक समय के बाद में चर्चा का विषय ज़रूर है, पर सही मायने में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कहाँ कमियां मानते हैं सर आप? तो गांधी का देश कहा जाता है इस देश को, हम गांधी के देश होने का पूरे इंटरनेशनल फोरम पे क्लेम करते हैं कि हम गांधी के देश से हैं, हम गांधी की विरासत से हैं, हम गांधी की विरासत को सहेजते हैं, संभालते हैं। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो इंटरनेशनल मंचों पे जाके कहते हैं कि देखिए हम गांधीवादी हैं। तो मतलब एक वो शेर चलता है ना सर कि कौन कहता है आंधी के साथ हूँ, मैं गॉडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। अगर आपने क्लेम, मतलब गॉडसे का दौर है, ये शेरों में शायरियों में ये बात कही जा रही है, कहाँ सबसे बड़ा लूपहोल मानते हैं आप इस ये जो पूरा सिनेरियो बना है? गांधी जी जो थे, गांधी जी को लेकर के आज भी पूरी दुनिया में हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गांधी एंड गांधीयन फिलॉसफी पूरे विश्व के अंदर अपने आप ही उसका अपना एक स्थान है और उसको हमारे कहने या नहीं कहने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता इस बात की है कि गांधी ने जीते जी कभी भी इस बात की पैरवी नहीं करी कि हमें जो है हिंसा के बदले हिंसा करनी है। उन्होंने पूरे विश्व को एक नई सोच दी और वो सोच आज भी उतनी ही मान्य है, अहिंसा को लेकर के। गांधी जी ने ही पूरे विश्व को इस सोच को लेकर के आंदोलन करके सत्याग्रह करके ये बताया कि हम लोग अगर स्वयं किसी भी चीज़ के ऊपर काम करके आगे बढ़े तो हमें कोई रोक नहीं सकता। आज की तारीख में हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या हो गई है वो बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ जो हमारे नागरिक हैं उनका पलायन, और उसका मुख्य कारण है आर्थिक रूप। जो विकास हुआ उस विकास में गांव को जो स्थान मिलना था वो मिला भी और नहीं भी। कुछ मायने में मिला, गांवों के अंदर जो है मूलभूत सुविधाएं आने लगी सरकार के प्रयासों से, बट जो सबसे बड़ा गैप रह गया वो ये था कि गांव आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। गांव खुद रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति में एक स्तर तक तो काम कर पाया, उसके आगे नहीं कर पाया। किसान खेती तो कर रहा है, पर किसान खेती करके उसका जो उत्पाद है उसके ऊपर वैल्यू एडिशन जो है उस पर काम नहीं होता। लेकिन सर सोचने से क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे होगा, किसके करने से होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकारें दावा तो करती हैं। देखिए सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही है, करती रहेगी, ठीक है। बेसिकली ये निर्णय तो गांव के वासियों को लेना पड़ेगा। क्या मतलब उसका तरीका क्या हो? आज किसी भी ग्राम पंचायत को अगर सेल्फ सफिशिएंट होना होगा तो उसको सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ जो हम उगा रहे हैं उसको हम आगे कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर पंजाब के कुछ गांव में आप जाओगे तो वहाँ लोग खेती करते हैं, खेती करने के बाद उन्होंने वहीं पर ही जो है यूनिट्स लगा ली। सिट्रस फ्रूट की खेती होती है, उनके ऑर्चिड्स हैं और उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग हो करके पैकेजिंग भी वहीं करते हैं। तो जो उत्पाद है उस उत्पाद पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसका प्रतिफल भी किसानों को मिलता है।
बहुत पहले जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म हुई थी उनका ऑब्जेक्टिव यही था, पर आज की तारीख में वो सोसाइटीज़ बेसिकली नॉन ऑपरेटिव है। अगर हम वापस जा कर के इनको वापस री एग्जीक्यूट कर पाए और स्किल होनिंग के अंदर आज क्या हो रहा है कि छोटी छोटी चीज़ के लिए हम लोग शहर की तरफ जाते हैं, जबकि पहले वो गांव के गांव में ही होती थी, वो नहीं हो रही। तो मेजर फोकस जो है इस बात पे करना पड़ेगा कि विलेज खुद अपनी व्यवस्थाएं कैसे कायम करे। क्लस्टर ऑफ विलेज हो सकता है, एक विलेज संभव नहीं है, क्लस्टर ऑफ 15, 20, 30। समाज कंपनियों का औपनिवेशिक बनता जा रहा है। आपके नागौर में देख लीजिए, मकरा नाम है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मार्बल इंडस्ट्री, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि विदेशों में वहाँ से मार्बल जा रहा है। मुद्दा ये है कि वहाँ के लोकल लोगों को, वो लोकल लोग तो वहाँ पे मजदूर बन के रह गए हैं। अब वहाँ से कुछ बड़े सेठ हैं, कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्होंने वहाँ लीज करवाई, खुदाई की, उस माल को वहाँ से उठा के उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, अब वहाँ का जो लोकल आदमी है वो तो सिर्फ सुबह से शाम तक दिहाड़ी कर रहा है और उसको उतना ही पैसा मिल रहा है जितने में वो अपना पेट भर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी की कमी है, या फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। बात वही है सर कि अगर वहाँ से आप किसी भी क्षेत्र के मिनरल्स को यूज कर रहे हो तो वहाँ पहला हक तो उन लोगों का होना चाहिए कि उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उनको उसका बेसिक फ़ायदा मिले कम से कम। या तो मजदूर बन के रह गए हैं लोग। देखो, राजस्थान के संदर्भ में अगर बहुत बड़ा एक एक्ट जो आया था आज़ादी के बाद में, वो था टीनेंसी एक्ट। ठीक है, किसानों को खातिरदारी राइट्स मिली। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था कि आपको खेत के खातिरदारी अधिकार मिले और उस खेत की जो फसल थी उसका प्रतिफल भी आपको मिला। आज जो परिस्थितियों में बात कर रहे हैं, विशेष तौर से माइंस एंड मिनरल्स की, आवश्यकता इस बात की है कि उस खेत के मालिक को जो भी उसके नीचे खनिज है, हाँ, उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आज टीनेंसी एक्ट के दौरान जो एक कमी रह गई थी कि हम लोग टीनेंट बन गए खातिरदारी राइट्स के साथ में, पर पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिला। हमारे को जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, अगर वास्तव में उनको लगता है कि हमें जो नागरिक हैं उनके हित में कोई काम करना है, तो उनको उनके खेत के नीचे जो भी मिनरल्स हैं उसकी रॉयल्टी राइट्स उनके पास रहनी चाहिए। तो कोई भी बड़ा कॉरपोरेट कंपनी या कोई भी अगर आता है और मान लो वहाँ पर फैक्ट्री लगा करके या उस क्षेत्र के अंदर माइनिंग करता है, तो जिस तरीके से सरकार को एक अमाउंट मिलता है रॉयल्टी के तौर पर, वो अमाउंट उस खेत के मालिक को भी मिलना चाहिए। तो एक तो इसकी आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा जो है, माइनिंग के साथ साथ में प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सरकार को जोन्स बनानी चाहिए, जो सरकार रेगुलर बना भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रही। आज माइंस मार्बल की बात हुई तो किशनगढ़ एक प्रोसेसिंग जोन बन गया है। हाँ, अब उस प्रोसेसिंग जोन के अंदर आवश्यकता इस बात की है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनका स्किल एम्पावरमेंट कैसे करें, मतलब उसके अंदर जो जॉब क्रिएशन हो उसमें भी उनका योगदान हो। हाँ, ये दोनों जो विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर कोई भी सरकार या कोई भी गंभीरता से अगर चिंतन करे तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन होगा। और सामाजिक परिवर्तन का मूल उद्देश्य है कि हम लोग इकोनॉमिकली जो डिफरेंसेस हैं उनको कम करें। समाज भी तो बटा हुआ है ना सर, जिसको बेनिफिट मिल रहा है। अभी आप देख लीजिए कि बाड़मेर जैसलमेर में सोलर कंपनियां आई हैं, कितने बड़े स्तर पर वो कंपनियां आई हैं। अब जिन लोगों की ज़मीन है या फिर जिन लोगों की ज़मीन को कंपनियों ने एक्वायर किया है, वो लोग ठीक है, कंफर्ट है कि क्योंकि उन्हें उसका रेंट मिल रहा है, उन्हें उनका पैसा मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा समाज है जिनकी वहाँ पर ज़मीन नहीं है या फिर जिनको फ़ायदा नहीं मिला है, तो वहाँ पे अब ओरण का मुद्दा लगातार चल रहा है कि भाई हम ओरण को बचाएंगे या फिर ये करेंगे, तमाम तरह की बात है। मुद्दा ये है कि समाज पहले ये तय करे कि वो क्या दृष्टिकोण इन सब पे रखना। कंपनियां फिर उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाती है। अगर कम्युनिटी बटी हुई है तो ठीक है, कंपनियों के लिए ठीक है, सेठों के लिए ठीक है, बड़े लोगों के लिए ठीक है। तो समाज की मैं सबसे बड़ी कमी देखता हूँ सर इन सारे मुद्दों पर। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है चर्चा। हाँ, और हमने ये देखा है कि अब धीरे धीरे वो चर्चा ख़त्म होती जा रही है। समाज को एकजुट रखने के लिए किसी भी विषय पर, चाहे वो ग्रामीण इकाई हो, चाहे पंचायत की इकाई हो, वहाँ पर चर्चा होनी ज़रूरी है। ठीक है। और चर्चा में हो सकता है कि
सभी एक विचार से सहमत नहीं हो, पर फिर भी सब सामूहिक रूप से एक मसौदा तैयार कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि पंचायत को जो पावर पंचायत राज एक्ट ने दिए वो कायम रहने चाहिए। पंचायत की सहमति के बाद ही कोई बड़े निर्णय राज्य की या केंद्र की सरकारों को लेना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए। पंचायतों को मजबूत किया जाए। लोकल गवर्नेंस किसी भी डेमोक्रेटिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और लोकल गवर्नेंस अगर नहीं कर रहे हैं या उसको हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कमज़ोर कर रहे हैं तो ये हमारी ओवरऑल व्यवस्था के लिए बड़ा एक चिंता का विषय है। ठीक बात है। चलिए सर, एक और आपका कैरेक्टर है, कि आप एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल को रन करते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल के आप मालिक हैं, फर्स्ट इंडिया मीडिया, राजस्थान का बड़ा चैनल है। आप इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद में जॉब करते हैं, फिर अपने व्यापार में आ जाते हैं, तमाम तरह के बिजनेस करते हैं। और कैसे मूड बना सर कि एक मीडिया चैनल चलाना चाहिए, मीडिया चैनल कैसे खड़ा होता है, उसके अपने चैलेंज होते हैं, और सबसे पहले कैसे विचार आया मतलब आपको कि मीडिया में दखल लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं मीडिया में दखल रखने के। आपका क्या पूरा मोटो था इन सब को लेके? जो न्यूज़ चैनल की जो अपन बात कर रहे हैं, ना तो हमारा ये फील्ड था, पर एक बात को लेके हरदम पिताजी के मन में रहती थी। जब वो सामाजिक सरोकार के तहत गांव में जाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, तो उनको ये लगता था कि इन समस्याओं को उचित स्थान जो है वो किसी भी रूप में मीडिया में नहीं मिलता। और ज़्यादातर मीडिया के अंदर जो खबरें आती है उन खबरों में किसान के संदर्भ में या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में लॉजिकली उनके पक्ष की बात नहीं आती। तो उन्होंने इस बारे में हम लोगों से, जैसे हम तीनों भाइयों को बैठा करके कई बार चर्चा करी। उनके मन में ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, और वहाँ से ये विचार उठा, और उसके बाद में कई 2-3 साल तक हम इस विषय पर काम करते रहे। हमने कहा भी ये कर तो सकते हैं, पर ये अपने आप में सस्टेनेबल नहीं होगा। फाइनली करते करते बात आई कि नोएडा के अंदर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये नए तरह के संचार साधन है, इनके ऊपर होमवर्क करो। तो मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसकी समस्याओं को लेकर के हरदम संघर्ष रहता है और उनको उचित स्थान नहीं मिलता, बस ये मतलब इस बात को लेकर के एक मतलब ये समझ लो कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जो है नींव रख दी गई। और लंबा समय उसमें उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहे, और कई बार इस बात को लेके आपस में वैचारिक रूप से भी चर्चा होती थी कि हम इसको किस लेवल तक ले जा पाएंगे, कैसे ले जा पाएंगे। पर क्योंकि उद्देश्य अच्छा था, सोच ठीक थी, और लोगों की भावना अच्छी थी, तो ये चैनल स्थापित हो गया। आज कब की बात है? 2013 में। 13 में आपने बताया था। आज मुझे इस बात पे गर्व है कि राजस्थान के अंदर अगर कोई चैनल ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में खबरें प्रसारित कर रहा है तो फर्स्ट इंडिया है, और प्रमुखता से जो विषय होते हैं उनके ऊपर चर्चा करवाता है, उनके ऊपर सरकार को लोगों के रुख के बारे में भी अवगत कराता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऐसा विषय है मीडिया जिस पे खूब ज़्यादा चर्चा हो सकती है कि कैसे चैनल खोला जाता है, चैनल कैसे रन होता है, क्योंकि मीडिया सर बहुत बड़ी डिबेट है आज के समाज में। तो क्योंकि जब मीडिया को लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा है और मीडिया पे लगातार क्वेश्चन मार्क कम्युनिटी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये शायद पहली बार हुआ होगा कि हम उस दौर में जी रहे हैं कि जब कम्युनिटी खुद मीडिया को क्रिटिसाइज कर रही है। क्योंकि एक तो जर्नलिज्म, सिटीजन जर्नलिज्म आ गया है 2013 में आपने चला, उसके बाद में तो एक नया ही ट्रेंड शुरू हुआ, गोदी मीडिया जैसा टर्म समाज के बीच में आया। तो आप क्या सोचते हैं इन सब पे? देखो ये ना बहुत पतली तो क्या कहें, थिन लाइन है एक। हम लोग समाज का एक वर्ग ये मानता है कि मीडिया एक्टिविस्ट है। मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। आप अगर किसी भी तरह के मुद्दे पर अगर आवाज़ उठाओगे तो मीडिया एक माध्यम हो सकता है। समय के साथ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि मीडिया ही सब कुछ करेगा। मीडिया को उन्होंने
अपने हिसाब से ही एक चौथा स्तंभ बना दिया, ताकत मानना शुरू कर दिया, और ये भूल गए कि उनकी खुद की भी जिम्मेदारी होती है, और खुद की जिम्मेदारी से धीरे धीरे अपने आप को अलग कर लिया। जहाँ तक प्रश्न है निष्पक्ष मीडिया का, तो आप 100 साल का इतिहास उठा लीजिए, निष्पक्ष क्या होता है? पक्ष तो होगा ही। आज कोई ना कोई पक्षीय बात तो आप रखोगे ही। निष्पक्ष तो एक ऐसा विचार है जो मतलब मुझे नहीं लगता किसी न किसी, अब वो विचार किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, और इसीलिए पूरे विश्व में मीडिया को जो है बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम तो यहाँ की बात करें, आप अमेरिका में देख लो, अब जो राष्ट्रपति है उनको कुछ मीडिया हाउसेस से बहुत दिक्कत है, बाहरी क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके हिसाब से नहीं है। ठीक है, आप आज़ादी के संघर्ष में देख लो, उस वक्त जो है बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपने अखबार शुरू किए, अपने दृष्टिकोण को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये कह देना कि आज की तारीख में ये टर्म्स कहाँ से आ गई, ये एक पक्ष हो सकता है, पर ये संपूर्ण बात नहीं हो सकती। ठीक है, आज भी सब अपना अपना दायित्व अपनी अपनी उसमें रहते हुए कर रहे हैं, बाउंड्रीज में रहते हुए। कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो ये सर सकता बातें वही हैं कि सर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका भी पक्ष, उनका भी अपना पक्ष है, और जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनका भी। मेरे को सर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक घटना याद आ रही है कि जब जर्मनी यानी कि हिटलर का जो पक्ष था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया था, तो अमेरिका ने सर जर्मनी में सिविल कोर्ट्स लगाए थे सुनवाई की लोगों की। तो एक इंटरेस्टिंग मामला है सर, एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल के नाम से इतिहास में वो घटना जानी जाती है, और उन्होंने सारे पत्रकारों को बुलाया, सारे बुद्धिजीवी कौन? पत्रकार, लेखक, वकील, इनको समाज का बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। तो उनको सिविल कोर्ट में बुलाया और उनसे पूछा कि एक चीज़ बताइए कि जब हिटलर नाजीवाद के नाम पर लोगों के कत्ल कर रहा था तो तुम लोग भी नाजी बने हुए थे। ये आरोप लगाया गया मीडिया पे, लेखकों पे, सब लोगों पे कि तुम लोग भी नाजी बने हुए थे। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सभी लोगों ने कहा, जो बुद्धिजीवी थे, कि नाजी कौन नहीं था? जिस दौर में सब नाजी बने हुए थे उस दौर में हमारा नाजी होना अपराध कैसे हो सकता है? जब पूरा समाज नाजी बना हुआ है तो वही बात लागू होती है सर कि आपका जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है कम्युनिटी का, मुद्दा है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से सोच रहा है, उसी तरह से जिस तरह से समाज सोच रहा है। तो सर समाज भी तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी नहीं कर रहा है। मतलब मैं बेसिकली ऐसा सोचता हूँ इन सारे मुद्दों पे। देखिए, फिर वही बात होगी, समाज कौन? आप, मैं, हम समाज के हिस्से हैं। एग्जैक्टली। क्या हम हमारा दृष्टिकोण नहीं रख रहे? अगर हम रख पा रहे हैं तो फिर बाकियों को कौन रोक रहा है? बात जो हम इस वक्त करना चाहते हैं वो ये है कि दृष्टिकोण क्या हो। मैंने कहा ना कि हर समाज के हर वर्ग के लिए हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध है। डिपेंड करता है, कुछ लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब जो नहीं कर रहे हैं उनको लगता है कि ये तो एक तरफा चीज़ हो रही है। आप भी काम कीजिए। आज मान लो आप आंदोलन करें किसी विषय को लेकर के, तो अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा तो सोशल मीडिया दिखाएगा। आपको जगह तो मिल ही रही है ना। मेन स्ट्रीम मीडिया में हो सकता है कि जो वहाँ पर उसका संचालन कर रहे हैं उनको लगता हो ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब आप करो तब तो विचारों की अभिव्यक्ति, अगला करे तो आपको लगे कि नहीं ये तो गलत कर रहा है। तो ये नहीं हो सकता। ये होना समाज में, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सर ये ना सर, मीडिया पे ऐसा कौन सा दौर था जब सरकार ने शिकंजे नहीं कसे? आप देखिए कि जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे जितने भी तमाम जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी, तिलक वगैरह, ये सारे लोग अखबारों में लिखा करते थे। अब सर होता क्या है ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ जाता है और तमाम बंदिशें लगा दी जाती हैं जितने भी अखबार उस वक्त चलते थे। अब मुद्दा ये है सर कि विकल्प क्या है? आप सरकार की आलोचना कर नहीं सकते, ये महात्मा गांधी के सामने चैलेंज है, ये तिलक के सामने चैलेंज है, और ये तमाम उन फ्रीडम फाइटर्स के सामने चैलेंज है कि वो सरकार के खिलाफ लिख ही नहीं सकते। वरना क्या होगा? आपके अखबार को बंद कर दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी जोखिम भी है। तो अब उसका सर पहली चीज़, जब विकल्प आपके पास में नहीं है तो आप उपलब्ध विकल्प में क्या कर सकते हो? तो उपलब्ध विकल्पों में मीडिया जितना भी बेहतर काम कर रहा है, क्या वो सफिशिएंट नहीं लगता आपको कि क्या इतना जब किया जा रहा है तो क्या वो भी कम है?
नहीं, मेरा ऐसा कोई अनुभव नहीं है। मैं जो मानता हूँ कि इस तरह कोई पाबंदी भी नहीं है। पहली बात ये तो हम खुद ही तय कर लेते हैं कि भाई ये तो करना है, ये नहीं करना। ठीक है, ये आपका निर्णय है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर जहाँ तक प्रश्न उठता है कि किसी को रोका जा रहा है, देखो मैंने फिर कहा कि आलोचना एक पक्ष हो सकता है, विकल्प क्या आलोचना ही विकल्प है? नहीं। आज कोई भी योजना है, उसको लेकर के आपके मन में प्रश्न हो सकते हैं, उठाओ। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसमें मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से उठे या डिबेट होकर के उठे या पत्र व्यवहार से उठे या आप लेख लिखो। पर अभी सबसे बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ वो है कि किसी को तो विकल्प के बारे में विचार करना पड़ेगा। आज समाज में बहुत सारी समस्याएं, रोजगार एक समस्या है, बेरोजगारी। पर कितने लोग हैं जो इस बात पे काम कर रहे हैं कि इन लोगों को देखते हुए इनके लिए रोजगार किस तरह का हो सकता है, क्या उस रोजगार से संबंधित काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, उसमें हम लोग क्या विचार दे सकते हैं, ये मुद्दा है। कितने विचार आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं उन पे मेरे को लगता है कि हर कोई काम करना चाहता है। ये यूनिवर्सल मुद्दा है। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि बेरोजगारी बढ़े। हर सरकार चाहेगी कि हम हमारे कार्यकाल के दौरान कुछ इस तरह काम करें जो समाज में अच्छा संदेश दे। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर आज की तारीख में विचार विमर्श भी नहीं करते। ये महत्वपूर्ण है। अब रही बात बहुत बड़ा, हम लोग भी बैठते हैं, सब कहते हैं साहब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो। कोई उनसे पूछे क्या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये तो बताओ। क्या नहीं साहब वो फलानी चीज़ आप नहीं दिखा रहे, आपने देखा? बोल मैंने तो नहीं देखा। तो आप देखो ना। ये हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो किसी भी संदर्भ में अगर कोई खबर है वो 8 बजे आए। अरे भाई 8 नहीं 7 बजे आ गई, आपने देखी? नहीं देखी। आपका योगदान क्या है? आलोचना एक योगदान नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक बात है। और अब तो वैसे भी क्या हो गया, अब आप देखिए हाइपर लोकल लेवल पर बहुत सारे मौजूद आ गए हैं। उनका अपना एक रोल है, वो अपने तरीके से सूचनाएं देते हैं और कुछ एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग स्वीकार करते हैं, तो मेन स्ट्रीम अपने आप ही पीछे हट जाता है। ठीक बात है। अभी क्या सर, हमने भी यूट्यूब चैनल नया ही मानिए आप, अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो इसमें क्या सर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता यूट्यूब चैनल खोलने में। आप एक स्टूडियो चाहिए और एक जीमेल आईडी से एक चैनल बन जाता है। आपने सर जब चैनल खोला था तो कितना पैसा लगता है एक चैनल खोलने में? देखिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, इसमें कोई मतलब कोई दो राय है ही नहीं। और रेवेन्यू वहाँ पर भी एक चैलेंज है। जैसे किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए यूट्यूब पे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक उसी तरीके से मेन स्ट्रीम में आप चाहे न्यूज़पेपर लेके आओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल लेके आओ, इजी नहीं है। जहाँ तक व्यवस्था है तो जो स्तर होगा या जिस स्केल का आप कोई काम शुरू करोगे उसमें पूंजी की आवश्यकता आपको करनी पड़ेगी। रेवेन्यू सोर्स क्या होता है टीवी चैनल्स का? मतलब टीवी चैनल्स किस तरह से पैसा कमाते हैं, मैं एक मोटा माटी नॉर्मली जानना चाहता हूँ। देखिए वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर न्यूज़ चैनल होंगे जिनकी रेवेन्यू स्ट्रीम कोई बहुत बड़ा पैसा कमा के दे रही है। अमूमन न्यूज़ चैनल्स का जो रेवेन्यू का साधन है वो एडवर्टीज़मेंट है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तय है कि आप जब न्यूज़ दिखाते हैं तो कितना समय एयर टाइम में आप एडवर्टीज़मेंट के लिए दे सकते हैं। और अगर आपका कंटेंट अच्छा है और उसको अगर लोग देख रहे हैं तो एडवर्टाइज़र भी इंटरेस्टेड है कि भाई मैं मेरे उत्पाद को लेकर के इनको एडवर्टाइजमेंट दूँ। तो मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एडवर्टीज़मेंट है। अब समय के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ डेवलप न्यूज़ चैनल्स ने और अखबारों ने डेवलप की है। उन प्रॉपर्टीज़ के तहत वो कार्यक्रम करते हैं, कुछ फंक्शंस करते हैं, तो वहाँ उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। इवेंट्स जिसको बोलते हैं। और जो बहुत प्रोग्रेसिव चैनल्स है उन्होंने अपना डिजिटल हैंडल भी शुरू कर दिए हैं। तो ठीक जिस तरीके से एक यूट्यूबर को इनकम होती है व्यूज़ से, वैसे ही एक न्यूज़ चैनल के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें रेवेन्यू जनरेट होता है।
कहने का मतलब मतलब एक बात आपने इंटरेस्ट की, बहुत कम न्यूज़ चैनल हैं जो शायद वो जो बहुत पैसा कमाते होंगे, मतलब पैसा नहीं कमाते न्यूज़ चैनल। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उनके पास में स्टैंड लोन चैनल को सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, और उनका कंटेंट जब तक व्यूअरशिप नहीं डेवलप करेगा उनके लिए रेवेन्यू बहुत मुश्किल है। मतलब एंड ऑफ द डे आप यू आर ड्रिवन बाय द व्यूअरशिप, और व्यूअरशिप तब आती है कि जो कंटेंट आप दिखा रहे हो उसको वो देख रहे हैं। सर आपको लगता नहीं है कि अब बहुत टीवी जर्नलिज्म का दौर तो जा रहा है? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ। देखिए, को एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि किसी भी फॉर्मेट को जो हम कहते हैं कि जा रहा है, जब चैनल्स आए तो लोगों का अखबार के दौर ख़त्म हो गए, पर मुझे तो लगा नहीं। अब आज चैनल्स के सामने सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है कि रिलायबल कंटेंट कैसे आए, और उनके जो नेटवर्क होते हैं, जो इन्फॉर्मर स्टिंगर्स का नेटवर्क होता है, वो खुद आज स्टैंड लोन मोबाइल जर्नलिस्ट बन गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि को एग्जिस्ट जो है वो करेंगे, और इस को एग्जिस्ट में मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल भी रहेंगे, और उनके साथ में क्षेत्र को देखते हुए, अलग अलग क्षेत्रों को देखते हुए मोबाइल जर्नलिस्ट जो है उनका कोलैबोरेशन होगा और कंटेंट शेयरिंग होगी। तो ऐसा कोई आपका कोई आइडिया, कोई विचार कि आप डिजिटल में एक अलग क्रिएशन के साथ में आएंगे, या फिर ऐसा कोई विचार है? क्योंकि अभी आपने जो आपका जनपक्ष फाउंडेशन है, आपने मोजो जर्नलिस्ट का एक वर्कशॉप करवाया, उसमें ज़्यादातर वही लोग थे जो डिजिटल फॉर्मेट में जर्नलिज्म कर रहे हैं। देखिए, वो जो जहाँ तक जनपक्ष की बात है, तो जनपक्ष तो हम लोगों का ये विचार था कि हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और हमारा एक दायित्व बनता है कि हम सोसाइटी को अपना जो भी अनुभव है वो साझा करें, और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दें। तो जनपक्ष नॉट फॉर प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम लोग उन सब जर्नलिस्ट को इनवाइट कर रहे थे, करते हैं इनफैक्ट, जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनकी कैपेसिटी बिल्डअप हम कर सकते हैं, जिनके पास अपने रिसोर्सेज नहीं हैं, और उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो अपने स्तर पर ट्रेनिंग लें या अपने स्तर पर जानकारी जुटाएं। तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और उस प्लेटफॉर्म में जो सब लोगों के आने के बाद जो बात निकल के आई वो ये थी कि इनका रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे हो सकता है। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो जनपक्ष एक जो विचार है वो अलग है, ठीक है। और वो ये समझ लीजिए कि जो जर्नलिस्ट सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट स्तर पर जो लोग आज मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो उसी थॉट प्रोसेस से रहती चालू किया है। ठीक बात है। सर मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप गांधी पर हम फिर से एक बार लौटेंगे, क्योंकि आपने गांधी पर बहुत अच्छी बात कही, और ऐसे लगता है कि आपने बहुत गंभीरता से गांधीवादी विचारों को जीवन में लिया। आप गांधीवादी बने कैसे? आपके अंदर गांधीवाद कैसे उतरता गया, और कब ये विचार आया आपको कि गांधी को पढ़ना चाहिए, गांधी को जानना चाहिए, गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए? देखो, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कोई ऐसी कोई घटना नहीं है कि उस घटना को देख करके और कोई विचार आया और हमने गांधी को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे यूँ लगा कि किसी व्यक्ति की अगर एक तरफ इतनी पूजा होती है और दूसरी तरफ इतनी आलोचना होती है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो है, और इसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जब जिस भी रूप में उसको गांधी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया, उतना ही वो एक अलग ही फिलोसफिकल रूप में उनकी विचार निकल के आए। और विशेष तौर से जब वो साउथ अफ्रीका में थे, या उससे पहले जब अपनी पढ़ाई इंग्लैंड में कर रहे थे, और उसके बाद वो इंडिया आए, तो इन सब घटनाक्रम को जो हम जोड़ते हैं तो ये आता है कि गांधी जी खुद भी अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बदल रहे थे बहुत ज़्यादा। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद से एक्सपेरिमेंट करने में किसी भी तरह से घबरा नहीं रहे थे। देखिए ना सर, गांधी का जो पहला पब्लिक स्पीच है वो सर रिलीजन पे है, और गांधी का लास्ट पब्लिक स्पीच सेकुलरिज्म पे है।
तो उस आदमी ने अपने आप को कितना बदला होगा। एक धर्म पर भाषण देने वाला व्यक्ति लास्ट तक आते आते मतलब धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा प्रतीक इस देश में बन जाता है। तो कितना एक्सपेरिमेंट किया गांधी ने अपने आप में, ये तो मेरे ख्याल से बहुत किया। मतलब कोई और ऐसा एग्जाम्पल नहीं है यकीन जिसने अपने आप को हर उस विषय पर पहले खुद के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसी सोच को उन्होंने लोगों के बीच में जा कर के और उसके ऊपर जो है काम किया। और गांधी के संदर्भ में जितना भी लोगों ने लिखा है या जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो आज भी संपूर्ण नहीं है। मतलब मुझे यूँ लगता है कि आने वाले कितने ही वर्षों तक जो है लोग इसी बात पर चर्चा करते रहेंगे और उनके अलग अलग जो वक्तव्य थे उनको अपने रूप से परिभाषित करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे देश के लिए है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहने को चाहे कोई कुछ भी कहे, पर उनकी जो सोच थी उस सोच के अंदर एक बहुत गहन सोच थी। वो थी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की। इकोनॉमिक्स के अंदर हम दिन बोलचाल की भाषा में गांधी जी का जिक्र खाली नोट के ऊपर उनकी तस्वीर को देख के करते हैं, बट अगर हम उनके सारे प्रयास देखें तो उन प्रयासों के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट थी कि हम लोग इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट कब हो सकते हैं और हमारी खुद की जो आर्थिक स्थिति है उसके अंदर हम आत्मनिर्भर कब हो सकते हैं। और उसी के कारण उन्होंने जो सूत काटने की जो प्रक्रिया शुरू करी, चरखा जो एक बन के आया औजार, वो उसी का प्रतीक था। क्योंकि उन दिनों यहाँ से रुई जाती थी और कपड़ा वहाँ से बन के आता था। तो उन्होंने कहा ये वहाँ जाने की कहाँ ज़रूरत है, हम खुद भी बना सकते हैं। और अगर हम उसी सोच के साथ चलते तो हो सकता है कि मेरा ये मानना है कि आज गाँव का स्वरूप कुछ अलग होता। ठीक बात है। कहने का मतलब हमने गांवों के विकास में तो कम से कम गांधीवाद की जो फिलोसॉफी सब में ही मतलब माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्यों किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, आज कोई भी व्यक्ति क्यों अपना गांव छोड़ के शहर जाता है, उसका कारण है रोजगार की तलाश में, दूसरा बेहतर जीवन। उसको क्यों लगता है कि शहर का जीवन बेहतर है, उसका कारण है। हम लोगों ने गांव में सिर्फ ये माना कि हमें वहाँ मूलभूत सुविधाएं देनी है, पर हमने कभी ये नहीं माना कि हर इंसान के जीवन में एक एस्पायरेशन लेवल भी है। क्या हम इस तरह की व्यवस्था कायम कर सकते हैं जहाँ पर उसके एस्पायरेशन वहीं फुलफिल हो? क्या हम इस तरह की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकते हैं कि उसको रोज़गार के लिए गांव छोड़ के शहर नहीं आना पड़े? क्या जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो हम उनको वहीं दे दें? और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि जो हमारे जो बजट्स बनते हैं उनके अंदर हमें इस बात पे बहुत विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत थी। जो हमारी प्लानिंग होती है जिसके अंदर हम ग्रामोत्थान की बात करते हैं, तो आज भी इस बात पे रहती है कि नाली बना दो, सड़क बना दो, है ना, सीवरेज दे दो और बस स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते हैं। एक ऐसा करो, एक ना प्राइमरी स्कूल दे दो, अच्छा इसको सेकेंडरी कर दो, अच्छा इसको सीनियर सेकेंडरी कर दो। और हमें लगता है कि हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी कर ली, नेताजी ने माला पहन ली। ठीक है। इवन प्लानर्स, पर क्यों नहीं कोई बैठ के इस बात पे चर्चा कर सकता है कि क्या वो गांव अपने आप में एक संपूर्ण जिसको कहते हैं संपूर्ण यूनिट बन सकता है? क्या सारी व्यवस्था वहाँ हो सकती है क्या? क्यों इस पे विचार नहीं होता? पर गांधीयन फिलॉसफी में ये था, वो हरदम चाहते थे कि गांव मजबूत इकाई बने और गांव इकाई मजबूत बने खाली इस रूप में नहीं, पर इकोनॉमिकली स्टेबल हो, उसकी व्यवस्था वहीं चले। ग्राम के उत्थान में ग्राम की इकोनॉमी हो, ग्राम के लोग हों और ग्राम के तरीके से ही आगे बढ़े। तो सर हम रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं ना अभी तो, कि लोग गाँवों की तरफ लौट रहे हैं। मुद्दा ये है कि स्ट्रक्चर इतना मजबूत कहाँ है कि उन लोगों को गाँव दे क्या हम पाएंगे? रिवर्स माइग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं माइग्रेशन हो क्यों रहा है।
हो गया वो तो एक अलग बात नहीं, है। जो माइग्रेशन हो गया, एक नई डिबेट है ना कम्युनिटी के अंदर कोविड के बाद में, रिवर्स माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी आने का, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया, लोग घर बैठ के, तो ठीक है डाटा आपको गांव में भी मिल सकता है, तो ऐसे कुछ एक हो नहीं रहा, बहुत कम, लेकिन हो सकता है कि कोविड के बाद इमोशनली होकर के लोगों ने कुछ बातें कही, पर ऐसा रिवर्स माइग्रेशन हो नहीं रहा। आज भी जब आप गांव की तरफ जाते हो तो एक पीड़ा तो है ही, ठीक बात है। एक मतलब कसक तो है ही। हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपका मानना है कि गांधी इन सब का समाधान देते हैं? मुझे यूँ लगता है कि हमें अध्ययन करना चाहिए इस बारे में, और क्योंकि ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, और हमें उन्हीं के हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए, ना कि दूसरे देशों में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके आधार पर यहाँ हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहिए। बल्कि हमारे यहाँ पर हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे बहुत फोकस करना चाहिए। अगर हम लोग छोटी छोटी इकाइयों में इस तरह से अगर लिंक डेवलप कर लें तो ज़्यादा ठीक होगा। एसएमई हमारी रीड हो सकती है, इकोनॉमिक बैकबोन हो सकती है। हमें बहुत ज़्यादा बड़े उद्योगपति होने की आवश्यकता नहीं है। सर, मैं पॉलिटिक्स पे ऐसा सोचता हूँ कि जितना चेंज हुआ है पिछले 60-70 सालों में, कि पहले जो पॉलिटिशियंस होते थे वो दरअसल सोशल रिफॉर्मर होते थे, और अब इस तरह के पॉलिटिशियंस की भारी कमी है। या तो कोई बिजनेस स्टेटस के लोग आ गए हैं, या फिर दूसरे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अब जो कि आप सोसाइटी से कनेक्ट रहते हैं, समाज के बीच में लगातार एक्टिव रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिशियंस की सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? और फिर ऐसे लोग अगर आए हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स में जो कहते हैं ना कि एक ट्रस्टफुल चीज़ें नहीं रही हैं, और किस तरह से ये खराबा होता जा रहा है पूरा, क्या सोचते हैं आप इन सारी बातों पे? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी की बात करता है, सामाजिक समानता, ठीक है। जो एक विकासशील देश से विकसित देश बनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा आपस में जो हमारी जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो आर्थिक असमानता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और उसको कम करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और उन प्रयासों के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो एक प्रोविज़न रखा गया था। और आज़ादी के बाद उस प्रोविज़न पर मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो काम भी हुआ, और वो काम ये था कि जो भूमिहीन थे उनको सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि अलॉट करी, कृषि भूमि, ठीक है। जो लोग विस्थापित हुए किसी बड़े प्रोजेक्ट के कारण उनको भी उन्होंने उपजाऊ ज़मीन दी। आज की तारीख में हम जो भी विकास करते हैं, किसी भी तरह का विकास हो, हाईवे बन रहे हैं, फैक्ट्री के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि उनको कैश कंपनसेशन दे करके और हमारा काम पूरा हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति नगद का लॉन्ग टर्म उपयोग करने में सक्षम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक बात है। पर उसका जो हुनर है, और क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी को पता है कि कृषि कैसे की जा सकती है। हमारे को किसी भी तरह के भूमि अधिग्रहण में जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो समय के साथ में उत्पादन देगा और 2 रुपये की आमदनी भी देगा, पर जिस व्यक्ति की भूमि ले ली गई उसकी परिस्थितियाँ दिन ब दिन बदतर होती चली जाएगी। तो रिहेबिलिटेशन के तहत हमें हर हाल में जो ज़मीन ली है उससे बढ़िया ज़मीन, भारत में ज़मीन की कमी नहीं है, हमें उससे बढ़िया ज़मीन डेवलप करके देनी चाहिए जहाँ मूलभूत सुविधाएं हों, और साथ में उसको नगद कंपनसेशन भी देना चाहिए। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और ये किसी भी रूप में अगर कोई राजनीतिक निर्णय है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट आज के पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे ये काम? करते होंगे, पर कोई ना कोई मजबूरी रहती होगी। ऐसा नहीं है कंपनसेशन नहीं दे रहे। अगर आप बात करोगे तो कहेंगे पहले इतना मिलता था हमने बढ़ा दिया, पर मेरा ये कहना है कि समझो आज खेत में सड़क निकलनी है, अब वहाँ जो किसान बैठा है किसी कारणवश से उसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी,
आपने उसके 10 बीघा में से जो है बीच में से सड़क निकाल दी और उसको आपने कहा कि मैं यहाँ की डीएलसी का 4 गुना दे देता हूँ। अब मुझे बताओ वो उस 4 गुना पैसे का करेगा क्या? ठीक बात है। आपने उसको उसका जो हुनर था उस हुनर से तो आपने उसको मुक्त कर दिया, और जिसकी जानकारी उसको नहीं है कि मैं उसका उपयोग कैसे करूँ वो उसको थमा दिया, और आपने अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को दूर कर लिया। तो ये होना चाहिए कि हम हमारा जिस भी तरह का कंपनसेशन हो वो कंपनसेशन उसी रूप में दें और साथ में आर्थिक सहायता दें। एक ठीक है। दूसरा जो है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। आज भी भारत के बहुत सारे नागरिक हैं जो किसी अन्य की भूमि के ऊपर जो है कृषि कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि हर नागरिक के पास में इस देश की ज़मीन का कुछ अंश उसके नाम से हो, जिसमें वो अपने अनुसार कोई काम कर सके। अगर वो खेती करता है तो उसको खेती लायक ज़मीन उपलब्ध करवाई जाए, अगर वो कोई रोज़गार अपना कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो उपलब्ध करवाई जाए। ये नहीं कराने से ये आर्थिक विषमता और बढ़ती जा रही है। संपन्न गांवों की संकल्पना पे तो आपने बहुत अच्छी बात की, और कौन कौन सी बातें हैं जो गांधी की आपको अच्छी लगती हैं या गांधी आपका उस जगह मार्गदर्शन करते हुए नजर आते हैं? मैंने कहा ना, वो तो एक जीवन काफ़ी नहीं है उनको समझने और पढ़ने के लिए, वो अपने आप में संपूर्ण है। और अभी तो यही मेरे को यूँ लगता है कि आज 78 साल के बाद में भी हम एक बहुत छोटी सी जो चीज़ थी उसको भी नहीं कर पाए। शिक्षा को लेकर के बहुत पहले उनकी शादी तो बहुत जल्दी हो गई थी, पर उसके बाद भी उन्होंने इस बात का महत्व रखा कि परिवार में सबकी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक बात है। मेरे एक दोस्त हैं मुझे गांधीवाद की जो व्याख्या है उनकी सबसे बेहतरीन लगती है कि बहुत कम शब्दों में अगर कोई गांधीवाद को किसी ने बताया तो वो कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो एक बारूद के ढेर पे बैठी हुई है, और इस दुनिया का हर शख्स आपको कह रहा है कि माचिस जला देनी चाहिए, और नीचे से गांधी एकमात्र ऐसा शख्स है इस पूरी दुनिया में जो कहता है कि माचिस नहीं जलानी चाहिए। गांधी युद्ध को रुकवा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इतना तो कर सकता है कि वो मना कर रहा है कि भाई बारूद के ढेर पर बैठ के माचिस मत जलाओ। तो इस दौर में जब दुनिया पूरे बारूद के ढेर पे बैठी है, कोई शख्स मना कर रहा है, ये भी कोई कम बात नहीं है, और वो कहते हैं कि यही गांधीवाद है। देखिए, गांधी जी ने हरदम डायलॉग पे जोर दिया। आज दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, युद्ध का समापन जो है वो किसी न किसी रूप में, चाहे हारने वाला देश हो, जीतने वाला देश हो, डायलॉग पे जाके ख़त्म होता है और ट्रीटी होती है। इनका हरदम ये मानना था कि ये युद्ध से पहले भी हो सकती है। अगर हम लोग किसी भी विषय पर बातचीत करेंगे और बातचीत अगर हम जारी रखेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा। और आज कहीं पर भी आप चले जाओ, आज भी आप देख लीजिए, अगर कहीं भी किसी भी रूप में युद्ध रुका है तो अंत में जाके वो किसी न किसी ट्रीटी के कारण रुका है। और ट्रीटी क्या है? आज अंग्रेज़ यहाँ से देश छोड़ के गए, वो भी एक ट्रीटी थी, वो भी एक डायलॉग के ऊपर थी, कंटिन्यूस था। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती है, पर एंड ऑफ द डे इट वाज विदाउट अ वॉर। तो बातचीत जारी जरूरी है। आप डायलॉग रखिए, बातचीत कीजिए, बातचीत करोगे रास्ते निकलेंगे। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, नज़्म है ना कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, खून और आग आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। आप हम और सभी के आंगन में समा जलती रहे तो बेहतर है। तो वीरेंद्र जी ये बताइए, खूब सारी बातचीत होगी है आपके बारे में, ये चर्चा चलती है कि आपको पॉलिटिक्स से परहेज नहीं है और आप अपने लिए कभी ना कभी कोई राजनीतिक ज़मीन तलाशते रहते हैं या फिर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, नहीं, इसमें खैर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि आप अगर समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो राजनीति क्यों अछूती होनी चाहिए। राजनीति में भी अच्छे विचार, लोग
और काम करने का जज्बा रखने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी अनुभव हमने जीवन में लिए हैं, चाहे वो व्यापार करके लिए या समाज सेवा से लिए हैं, कहीं ना कहीं राजनीति में उनका सदुपयोग किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर नागरिक को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो सिर्फ वोट देने का आधार नहीं बने, वो वोट मांगने के लिए भी अपने आप को मजबूती से पेश करें। लेकिन सर समझदारी की बातें करना और एथिक्स की बातें करना, और एक होता है ना कि सर डिलीवरी देना, प्रॉपर डिलीवरी देना, दोनों में सर बहुत बड़ा फ़र्क है। शुरुआत वहीं से होती है, अगर आपके विचार होंगे तभी डिलीवरी देंगे। और आप सर इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं, और मसला ये कि नागौर से आते हैं। नागौर का तो पॉलिटिकल टेस्ट ही बहुत अलग है सर। ऐसा नहीं है, ये मेरा ये मानना है कि नागौर शुरू से ही पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है। नागौर की लीडरशिप शुरू से ही बहुत मैच्योर रही और नागौर ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में भी दिया है और जागरूक, वहाँ का वोटर भी जागरूक है। ये एक अलग बात है कि मतलब लाइटर साइड में लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं, पर अगर बहुत गंभीर रूप से देखा जाए तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक नागौर ने ऐसे चिंतक, समाज सुधारक राष्ट्र को दिए हैं। आज अगर आप स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा जी की बात करें तो एक छोटे से कस्बे कुचेरे से निकल करके और विश्व के उच्चतम जो संस्था है UN, वहाँ तक उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। ठीक है। और आप अगर स्वर्गीय नाथुराम मिर्धा जी की बात करें तो उन्होंने भी धरातल पर जो एक बहुत ही दूर दराज ढाणी में रहने वाले किसान की बात को समझ करके और राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत में बखूबी रखा और बहुत सारे ऐसे संशोधन करवाने में योगदान दिया जहाँ जिससे किसान लाभान्वित हो। और उसके बाद भी जो सांसद बने, उन सांसदों का अपना योगदान रहा। नागौर की राजनीति में से जो भी आज तक, इवन आज हम बात करते हैं, हमारे वर्तमान सांसद की बात करते हैं हनुमान बेनीवाल जी की, तो वो भी लगातार लोगों की भावनाओं को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई अपनी बात लेकर के जा रहे हैं। जो जनमानस है, जो लोगों की बात आती है, उस बात को लेकर के देश मैं तो कई बार कहता हूँ सर कि जो नेता होना चाहिए ना, वो असल में अपनी जनता की भावनाओं को ही प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। आप ये बात कह सकते हैं कि ठीक है, राजनीति में थोड़ी सी गंभीरता कम हो गई है या फिर हास परिहास में राजनीति होने लगी, जिस तरह की अभी नागौर में चल रही है। मेरे को एक किस्सा याद आ गया दरअसल। एक आपके नागौर के नेता हुआ करते थे रूपाराम डूडी, बड़े खांटी आदमी थे और मतलब वही अंदाज होता था कि देसी भाषा में बात करना, डायलॉग बाजी के साथ में बात करना। तो मुझे नागौर के किसी समझदार व्यक्ति ने किस्सा सुनाया कि एक बार डीडवाना में कर्फ्यू लग गया। कोई मौलासर में CM की रैली थी, वहाँ कोई पंगा हुआ, फिर मौलासर और डीडवाना में कर्फ्यू लग गया। तो वो बनियान और लुंगी में MLA साहब पहुँचे, रूपाराम जी डूडी। तो उसके बाद में वहाँ पर जो इंस्पेक्टर था वो आया, उसने सैल्यूट किया MLA साहब को कि MLA साहब आप यहाँ मत आइए, कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है। तो रूपाराम जी ने कहा कि बेटी का बाप और डीडवानो है, 144 को नहीं 300-400 लगा। तो ये जो मतलब टेस्ट है ना नागौर का, आप देख लीजिए कि हनुमान बेनीवाल किस तरह से, मैं तो उसे बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर कहता हूँ कि उनकी जनता जो सुनना चाहती है और उस चीज़ की अप्रोच है। आप रिछपाल मिर्धा जी को देखिए या फिर नागौर के जो दूसरे नेता हैं, आप बहुत विनम्रता के साथ में, बहुत शराफत के साथ में और अपने आप को बहुत लिमिट्स में रखते हुए जिस तरह से बातें डिलीवर करते हैं, तो मुझे ये डर है कि दरअसल आप जिस ज़िले से आते हैं वहाँ का जो राजनीतिक जो टेस्ट है, जो अंदाज है, वो बहुत डिफरेंट तरीके का है फिलहाल। देखिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग है। एक फ्लेवर है, आपका एक अंदाज हो सकता है, आपकी एक पर्सनैलिटी हो सकती है, आपका बातचीत का एक तरीका हो सकता है, वो अपनी जगह है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर के किस तरह के विचार रखते हैं और उन विचारों को आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा कि नागौर शुरू से ही, आज नहीं, शुरू से ही राजनीतिक रूप से और राजनीतिक सोच के साथ साथ विकास में उन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए।
हमारे जितने भी सांसद अगर आप लोगे, सारे सांसद पढ़े लिखे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी सांसद बने सब पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षा प्राप्त थे, और जब जब उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात की लोकसभा के अंदर, वो बहुत गंभीर मुद्दे थे। आज अगर आप लोकसभा में जा कर के उनके संदर्भ में कुछ भी निकालेंगे तो बहुत मतलब कहने को कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना, हास्य एक अलग चीज़ हो सकती है कि लोगों के बीच में बातचीत रखने का अलग तरीका, पर उन मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग थे। और आज और आने वाले समय में इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ करके और हंसी मजाक करने से कोई काम होता हो। मेरे ख्याल से गंभीरता तो पहली रिक्वायरमेंट है। तो आप मानते हैं कि नागौर की ज़मीन के लिए आप परफेक्ट हैं कि नागौर के लिए परफेक्ट हैं? मैं या कोई और मैं ये नहीं कहता, पर मेरा ये ज़रूर मानना है कि निश्चित तौर पर वहाँ जो वहाँ की जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए एक प्रयास इस संदर्भ में होना चाहिए। वो प्रयास वीरेंद्र चौधरी करेंगे? समय बताएगा। खुल के बता दीजिए अभी विचार क्या है? अभी फ़िलहाल तो ये विचार है कि काम करना है। नागौर हर तरीके से रिच है, कल्चरली रिच है, एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, पशुधन के अंदर है, हमारे यहाँ खनिज पदार्थ करीब करीब सारे निकलते हैं, उच्च क्वालिटी के निकलते हैं, ठीक है ना, कोई कमी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि ये सब चीज़ों को हम एक पॉलिसी में पिरो करके और कैसे आगे चल सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक बात है। कुछ चीज़ें जिन पे काम करना चाहते हैं, ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सबको मिलके इस बारे में, या कोई इस तरह का जन आंदोलन तैयार हो जो ड्रग्स को लेकर के लोगों को एजुकेट करे, ये ज़रूरी है। तो बिना सरकारों के संरक्षण के या फिर बिना कोई इकोसिस्टम डेवलप किए, आप देखिए बीकानेर में हालत ख़राब है, गंगानगर हनुमानगढ़ हमारा पूरा ख़राब हो चुका है, बीकानेर से ये नागौर पहुंच चुका है, नागौर फिर और विकट रूप में आएगा, नागौर से ये पूरे फैल चुका है लगभग राजस्थान में, लेकिन जो हालात हैं उस इलाके में है। आपको लगता है सर बिना इकोसिस्टम डेवलप किए, बिना किसी के संरक्षण के ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री राजस्थान में खड़ी हो सकती है? बाहर से ड्रग्स आ सकता है तो कैसे आ सकता है? तमाम बुराइयों को हम समाज पे लाद देते हैं, जिम्मेदार दूसरे कारण होते हैं। देखिए, अगर आप किसी और में जिम्मेदारी ढूंढेंगे तो कभी समस्या का समाधान नहीं होगा। पहली बात तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये समस्या हमारे सामने है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये है। और अगर आप स्वीकार करोगे तो फिर ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें ही बैठ के इसका समाधान निकालना है। हमारे लिए बहुत आसान है कि किसी अदृश्य शक्ति के ऊपर आरोप लगा देना या किसी ऐसी व्यवस्था पे आरोप लगा देना जो प्रमाणित नहीं है। तो ये जो भी हम देख रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ड्रग्स कार्टेल जो है वो सरकार की मंशा से नहीं चल सकते। ये अपने आप में एक पूरे विश्व की समस्या है। हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अमेरिका इससे त्रस्त है। अब कोई ये कह दे कि अमेरिका की सरकार चाहती है कि वहाँ के लोग ड्रग्स लें, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ठहरे गांधीवादी की सत्याग्रह के माध्यम से सामने वाले के विचार को बदला जाए, नशे के खिलाफ सत्याग्रह, समाज सत्याग्रह करे और सत्याग्रह के माध्यम से समाज के मन मस्तिष्क को नशे के खिलाफ बदला जाए। विकल्प देखिए, कोई भी समस्या है, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि समस्या आई कैसे। खाली बातचीत से समस्या का हल नहीं निकल सकता। विशेष तौर से अगर कोई ड्रग एडिक्ट्स है, आप जब तक उसकी मूल जड़ में नहीं जाएंगे। और मेरा ये मानना है कि इस वक्त की जो समस्याएं हैं उनकी मूल जड़ आर्थिक संपन्नता नहीं होना है। आर्थिक रूप से अगर मैं समझता हूँ घर, परिवार, गांव, इकाई, ये सब अगर मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पर आपको ड्रग्स का स्थान नहीं होगा। और इसके उदाहरण हैं, इसके जीते जागते कुछ उदाहरण कुछ गाँव में हैं जहाँ पर उन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि गांव के हर व्यक्ति का रोजगार भी वहीं तय करता है, सरकार नहीं तय करती, वो खुद ही कर रहे हैं। और अब एक बार उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए तो नशे के लिए समय भी नहीं है। हाँ, ये तो एक डिप्रेशन का प्रतीक है। नशा क्यों करता है कोई आदमी? यही अगर मान लो आज उसकी शिक्षा अच्छी हो, शिक्षा करते ही उसको किसी न किसी रूप का रोजगार मिले या स्वयं का चालू करे और वो काम में लग जाए,
तो वो इस प्रवृत्ति की तरफ जाएगा ही नहीं। हमारे को इस वक्त जो चैलेंज है वो ये देखना है कि क्यों हो रही है और इसका विकल्प क्या हो सकता है, और वो समाज ही देगा। वो कोई व्यक्ति सरकार में बैठ के या सरकार के बाहर व्यक्ति के नहीं, समाज जब चर्चा करेगा, बैठेगा। आज 5 आदमी बैठे हैं, समझो मैं गांव में ही बैठे हैं हमारे, हम 5 आदमी, 10 आदमी, 20, 25, समस्या किस कारण से हो गई साहब, इस कारण से ये समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है, बोले ये हो सकता है, क्या हम मिल के प्रयास कर सकते हैं। यही गांधीयन फिलॉसफी थी कि आप मूल समस्या का विकल्प वहीं ढूंढो, और अगर आप विकल्प ढूंढोगे तो निश्चित तौर पर उस समस्या का समाधान होगा। तो आज खूब सारी बात हो गई सर। हाँ कोई बात जो आपको और कैमरे पे शेयर करनी है? देखो ये तो एक मैंने कहा ना कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई शुरू और अंत की बात नहीं है। तो हो सकता है कि हम दोबारा जब मिलेंगे तो कुछ और विषयों पे बात कर लेंगे। एग्जैक्टली, कंटिन्यूस है। अच्छा मौका है सर, कल आपकी 28वीं वैवाहिक जीवन की वर्षगांठ है और उसकी आपको खूब ज़्यादा शुभकामनाएं इस बात की भी कि आप गोल्डन, प्लेटिनम, जितनी भी वर्षगांठें होती हैं आप तमाम वर्षगांठ बनाएं। आपका कोई भी, आपने बताया कि कोई मनभेद नहीं है, आपका कोई भी मनभेद ना रहे, इसी तरह से आपका वैवाहिक जीवन चलता रहे। तो हम आपको खूब ज़्यादा शुभकामनाएं देते हैं, आपको खूब ज़्यादा बधाई देते हैं। और आपने इतना समय, कीमती समय क्रॉस चैट पॉडकास्ट के लिए निकाला, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया कहना चाहते हैं। तो मैंने कहा था ना कि हर व्यक्ति का, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नज़रिया बना पाते हैं, अपनी नज़र से इस ज़िंदगी को, दुनिया को देख पाते हैं। ये वीरेंद्र चौधरी थे जिनके साथ में हमने आज खूब सारी बातें की, खूब सारे मुद्दों पे बात की, दुनिया जहान पर बात की। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप लगातार क्रॉस चैट पॉडकास्ट के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।